हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ और रीजनिंग का डे 18। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ दे रखी है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन लिया वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में आप स्कोर करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोरिंग किया। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। a प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू दिया गया 1/2 माइनस रूट 3 और आपसे पूछा क्या गया कि a और b का रेशियो क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा यही था और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें a और b का रेशियो निकालना है। तो मैं आपको जस्ट ये बोलूंगा कि आप इधर का तो लेफ्ट को जो कहते हो लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसको आप पलट कर लिख सकते हो। और मैंने आपको कई बार बता चुका है कि इसको आप पलट कर लिखोगे तो डायरेक्ट ये क्या होता है कि प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। हर परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन इसको करोगे तो आपका 2 + √3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग दोनों एक दूसरे को इक्वल यानी कि कर लेंगे। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ए को आप अलग कर लो, बी को अलग कर लो। ए का साथ ये इसको अलग कर लेते हैं यानी ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और बी को अलग करते हो तो b √3 इक्वल टू √3 और √3 से √3 खत्म यानी कि v की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगा। b का मतलब 1 और हमसे पूछा है कि a अनुपात b निकालना है तो आप देख सकते हो कि 2:1 हमारा जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। चलिए देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खंड ए बी और सी डी जो है वो समानांतर है। तो चलिए जिस तरह से फिगर कह रहा है हम उस तरह से फिगर को बना लेते हैं। मान के चलिए कि एक ए बी दिया गया और एक खंड जो कि सी डी कह रहा है। ठीक है, सी डी और ये दोनों आपस में समानांतर है। देखिए फ्रेंड्स पैरेलल है तो हम सी डी इसको मान लेते हैं। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि जो ए डी है यानी फ्रेंड्स ए डी जो है वो क्या करता है कि बी सी को ई पर काटता है यानी कि बी सी ये हो गया, इसको जहाँ पे ये काटता है वो ई पॉइंट बनता है, ई बिंदु पर काटता है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या दिए कि ए ई बी सी और ई डी की लंबाई जो क्रमशः दी गई है वो क्या क्या दी गई है। तो ए ई की लंबाई 10 और यहाँ पे क्या है बी सी की लंबाई 15, बी सी यानी कि टोटल का लंबाई जो 15 दिया गया और आगे क्या दिया गया कि डी ई की लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, डी ई जो है डी ई कहाँ पे ई डी यानी कि ई डी इसकी लंबाई जो है वो 15 दी गई है। अब हमसे पूछा गया कि ई सी की लंबाई क्या होगी, ई सी यानी कि इसकी लंबाई क्या होगी। अब देखिए ये टोटल 15 था, टोटल 15 था। इसको मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लंबाई जो थी वो 15 के बराबर थी। अब यहाँ पे ये x है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये 15 - x होगा। ये जो वैल्यू होगी यहाँ से इसका कितना होगा 15 - x। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी पैरेलल समानांतर होता है यानी कि कोई दो जो रेखा होती है वो समानांतर होती है तो इनका जो ये कोण बराबर होता है और यहाँ पे ये कोण बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये थ्योरम लगा सकते हैं ए ई बटे ई डी। क्लियर। अब देखो मैं ये थ्योरम लगाता हूँ ए ई यानी कि इसके बटे में इसको लिख सकते हैं ई डी, कोई दिक्कत नहीं। और सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे बी ई बटे में, देखिए बी ई बटा में क्या लिखेंगे ई और सी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो सबको यहाँ पे मान पुट कर देते हैं जिसका जिसका जितना दिया है। ऊपर में 10 नीचे आपका हो जाएगा 15, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बी ई की वैल्यू जो कि 15 - x है और नीचे आपका कितना हो जाता है, नीचे हमारा x है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्रॉस में करेंगे तो ये 2x की वैल्यू जो कि 45 और यहाँ पे आपका क्रॉस में 3x हो जाता है। इसको इधर ला देंगे तो ये 5x की वैल्यू जो कि 45 के बराबर और x का मान जो निकलेगा हमारा 9 के बराबर, जो कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये थ्योरम पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि x का मान क्या होगा जिसके लिए समीकरण 5x + 3 और 7x - 3 जो होंगे वो बराबर होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें करना कुछ नहीं है। बस यहाँ पे बोला जा रहा है कि x के किस मान के लिए दोनों जो होगा 5x + 3 और ये 7x - 3 वो आपस में बराबर होंगे। तो बराबर करना है तो हमें बराबर कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू निकाल सकते हैं यानी कि ये आपका इधर 6 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2x, कह सकते हैं कि x का मान जो होगा 3। अब क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स कि x के जो मान 3 के बराबर अगर हम करते हैं तो दोनों तरफ अगर 3 रखते हैं x के मान तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा एक दूसरे से। तो x का मान क्या होगा 3, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर 71 + 2 के पावर 72, 2 के पावर 73 + 2 के पावर 74 ये किससे विभक्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये किससे कटेगा ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे जो छोटा होता है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप 2 के पावर 71 को कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपका 1 बचेगा।
अब यहाँ पे 71 कॉमन निकाल लियो तो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा, क्योंकि पावर को आप 1 जोड़ोगे तो 2 के पावर फिर 72 आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर अगर 71 निकालते हो तो यहाँ पे 2 के पावर 2 बचा होगा, तभी तो आप जोड़ोगे तो 73 हो जाएगा। और यहाँ पे सेम टू सेम पावर 3 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और उसके बाद हम देखो क्या करते हैं, 2 के पावर 71 को तो जेम करते हैं लिखेंगे ही, और इसको आप जोड़ लो, 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। अब आप देखो डायरेक्ट ये कट नहीं सकता, आप देखोगे तो ऑप्शंस में इस तरह नहीं दिखेगा। लेकिन ये फ्रेंड्स अगर 5 है तो फिक्स है कि ये 10 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आप इसको थोड़ा सा और खोल लो, यहाँ पे 70 कर देते हैं और यहाँ पे मैं 1 2 अलग निकाल लेता हूँ और इसको मैं 15 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं, 70 गुने 30, अब यहाँ पे लास्ट में 0 आ गया, तो अब आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये जो 10 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 है और 0 फिक्स है कि वो 10 से काटेगा ही काटेगा। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, 10 राइट आंसर होगा, 10 से ये विभक्त हो जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संकेंद्री वृत्तों के व्यासों का लंबाई जो दिया गया वो 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना होता है कि संकेंद्री वृत्त का मतलब क्या होता है। संकेंद्री वृत्त का मतलब होता है फ्रेंड्स कि समान केंद्र वाला। ठीक है, यानी कि एक ही केंद्र पर दोनों वृत्त बने हुए। क्लियर, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे दी गई है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर उनकी लंबाई। तो पूछा जा रहा है कि उनके बीच घिरे क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस काफी अच्छा, क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए कि एक केंद्र है, ठीक है, एक वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त के एक तो वृत्त हो गया ये नॉर्मल पहला वृत्त हो गया, और इसी केंद्र पर एक और वृत्त बना हुआ है, तो उस केंद्र को मानते चलते उसी केंद्र पर एक और वृत्त बना हुआ है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, बताओ कोई दिक्कत है, इस तरह से बन सकता है। 2 वृत्त हम लोगों ने बनानी है जिसका केंद्र जो कि दोनों का समान है, यही क्वेश्चन कह रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इसकी जो व्यास दी गई है, यानी फ्रेंड्स जो बड़ा वाला दिया गया वो बड़े वृत्त का हो गया, तो कह सकते हैं कि यहाँ से जो त्रिज्या हो सकता है, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितना है, वो 5 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 के बराबर होगा, क्योंकि उनका व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई थी। और छोटे वाले के बारे में बात करें तो छोटा का जो व्यास दिया गया था 8 दिया गया था, तो इसका जो रेडियस होगा वो 4 के बराबर है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो क्षेत्रफल आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं आपके बोलूं कि आप बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटा लो तो ये सब तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे यही करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि बड़ा जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास 2 त्रिज्या दी गई हैं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बड़े आर में से छोटे आर को घटा देंगे तो हमारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो निकल जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे पाई का हम लोग पाई मान नहीं रखें, क्योंकि आंसर में हमें पाई की वैल्यू में ही पूछा जा रहा है, पाई के रूप में ही आंसर लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं करना है। आर की वैल्यू पहले वाले यानी कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। छोटा वाला 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, पाई को छोड़ देते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब एक बार इसको प्लस में लिख लो, 5 + 4 लिख लो, और एक बार 5 - 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पाई और इंटू देखिए 9 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 9 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में दिया गया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और बहुत अच्छा प्रश्न, इस चीज़ को याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया जिसके केंद्रक के निर्देशांक -1,2 दिया गया, और शीर्ष जो C निर्देशांक हमें ज्ञात करना है क्या होगा पूछा जा रहा है, और इसके 2 और शीर्ष जो दिए गए A और B का निर्देशांक क्रमशः 3,0 और -1, -1 दिया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक त्रिभुज यहाँ पे दिया गया, तो वो त्रिभुज में बना लेता हूँ कि हमारा एक त्रिभुज दिया गया इस टाइप का। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे केंद्रक दिया गया, तो केंद्रक हमारा क्या होता है, तीनों शीर्ष से अगर मिला देते हैं जहाँ पे मिलता है सेंट्रॉइड, वही हमारा होता है केंद्रक। ये मान लेते हैं A हो गया, और ये B हो गया, और ये C हो गया। ये हमें दिया गया फ्रेंड्स कि जो केंद्रक का निर्देशांक है मानते हैं O है, और ये O दिया गया कितना, -1,2 के बराबर। ठीक है, -1,2। उसके बाद हमें C का निकालना है, यानी कि x, y हम मानते हैं इसको निकालना है, और हमारे पास जो A और B दिया गया था वो कितना है, 3,0 दिया गया, और यहाँ पे -1, -1 दिया गया। क्लियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है। जो केंद्रक होता है, यानी कि जो इसकी वैल्यू होती है, हम मान सकते हैं कि वो जो वैल्यू है आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। केंद्रक की जो वैल्यू होती है वो तीनों
शीर्ष के योग के बट्टे 3, यानी कहने का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3 कर दोगे तो x का निर्देशांक निकलता है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो इतना के बराबर होता है। सेम टू सेम अगर हम लोग y करते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है फ्रेंड्स, ये बटा करते हैं तो ये जो निकलता है ये y का निर्देशांक है। हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। क्लियर? चलिए मैं फॉलो करके बताता हूँ कि इसको आप कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ पे x, y जो कि केंद्रक दिया गया था तो मैं लिख लेता हूँ -1, 2 के बराबर है। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे, x यानी कि 3 और x2 -1 हो गया, प्लस में था तो -1 हो जाएगा, और x हमें x3 यानी कि c निकालना है तो x में लिख देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसको अब 3 लिख लो, कॉमा का दिया फ्रेंड्स, और y1 y2 y3 जोड़ना, यानी कि 0 और -1 जोड़ोगे तो -1 ही होगा, और प्लस में y जोड़ोगे तो y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, चलो एक स्टेप और तोड़ लेते हैं। -1, 2 करने के बाद यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस x बट्टे में 3, और यहाँ पे -1 प्लस y बट्टे में 3। अब इसकी जो वैल्यू होगी इसके बराबर होती है, यानी कि -1 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 प्लस x बट्टे में 3। यहाँ से x के निर्देशांक ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे देखो निकालेंगे तो -3 और इक्वल टू में 2 प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, x। ठीक है, 2 प्लस x। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब देखो -3 और इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो ये आपका x हो जाता है, और आपका x की जो वैल्यू हैगी वो -5। ऑप्शंस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब y का निर्देशांक में हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए y का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करोगे, इसको बराबर कर देंगे इसके साथ, यानी कि 2 -1 प्लस y बटे में 3, और ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, और राइट साइड में -1 प्लस y, और ये इधर आ जाएगा तो 7y। यानी कहने का मतलब जो c का निर्देशांक निकला वो -5, 7 के बराबर होगा, जो कि इसकी वैल्यू होगी -5, 7। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि आप इस तरह से बिना इस फॉर्मूले के थ्रू नहीं निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, इसको कैसे निकाला जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, दिया गया यहाँ पे ट्रिगो दिया गया और 1/sec a प्लस tan a की वैल्यू पूछा जा रहा है। ऑप्शंस के थ्रू आप मैच करके देख सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है, बस इसको आप देख करके आंसर टिक कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, अगर sec a प्लस tan a दिया गया तो इस तरह को आप कैसे निकाल सकते हो, इसको आप हर परिमेयकरण कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो, यानी क्रॉस में अगर करके लिखते हैं। देखिए मैं सिंपल सा कह सकता हूँ, जब इस तरह से देता है तो आप इसका बस राइट आंसर कर सकते हो, जो प्लस में दिया गया था आप इसको माइनस में टिक कर सकते हो। अब वो कैसे होता है मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, मैं इसको हर परिमेयकरण कर देता हूँ, यानी sec a माइनस tan a कर देता हूँ, और बट्टे में फिर से यही हो जाएगा sec a माइनस में tan a। ये तो बात आपका क्लियर है, कई बार हम लोगों ने इस तरह से किया है। ऊपर में देखिए आपका क्या हो जाएगा, sec a माइनस में tan a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता होता है क्या होता है, sec स्क्वायर ऊपर में तो आपका ज्यों का त्यों होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रेंड्स नीचे यानी कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर आएगा वो sec a माइनस tan a बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी को आप टिक करके निकल सकते हो। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, उस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। जैसे फ्रेंड्स 3 फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और आपको याद भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स किसकी वैल्यू, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर में इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसको भी आप याद रखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। इन तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया कि किसका मूल का योग, जो एक समीकरण दिया गया और उस पर पूछा गया किसके मूल का योग 11 के बराबर है। यानी फ्रेंड्स मूल का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू यहाँ पे 11 के बराबर आना चाहिए निम्न में से किस समीकरण के थ्रू। तो सबसे पहले अगर समीकरण को आप देखोगे तो देखिए क्या दिया गया। सबसे पहला समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस में आपका जो कि दिया गया 18। इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मूल का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, ये आपका एक ए होता है और ये आपका बी एक्स, यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स और प्लस में सी, ये तो आपका फॉर्मूला के थ्रू होता है, जो कि बहुपद यानी कि पॉलीगन्स के रूप में होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी माइनस यानी कि जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस से हमारा बी क्या होगा, माइनस तो पहले से था यानी कि प्लस में होता है, लेकिन माइनस पहले से फॉर्मूले में और यहाँ पे -11 पहले से दिया गया, ठीक है। और ए यानी कि पहले के यानी कि इसके पहले कितना है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 के बराबर है, तो कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस 11। तो पहला जो हमारा समीकरण दिया गया वो बिल्कुल करेक्ट है और यही फॉलो करेगा। बाकी आप किसी भी ऑप्शंस को उठा करके चेक करोगे तो वो फॉलो नहीं करेगा, 11 के बराबर नहीं आता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के एक आंतरिक कोण 60 डिग्री का कोण दिया गया, उससे छोटे विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक समचतुर्भुज दिया गया, ठीक है, यानी कि समचतुर्भुज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए मैं आपको एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ। आपको पता है कि समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। इस तरह से इसको कह सकते हैं कि एक समचतुर्भुज है और हमें यहाँ पे एक आंतरिक कोण दिया गया। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि वो जो कोण दिया गया वो यहाँ पे एक कोण होता है, ये टोटल 60 डिग्री दिया गया, तो इसको हम लोग 30 डिग्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे छोटा विकर्ण इसमें कौन सा, ये तो बड़ा विकर्ण है और ये छोटा विकर्ण है, तो छोटा विकर्ण जब 8 दिया गया था तो ये 4 हो जाएगा, अभी का ये 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें पता है कि जब चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, d1 गुने d2, यानी d1 तो हमें पता है लेकिन d2 नहीं पता है, यानी अगर हमको ये पता चल जाएगा तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास यह क्या होता है, आप इसको अगर देखोगे तो ये क्या है, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब ये लंब है यानी कि 4 दिया गया, तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जब 4 है यानी कि थीटा के सामने की भुजा को लंब, और ये क्या होता है, मान के चले कि आधार होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आधार। तो मैं कह सकता हूँ कि tan के थ्रू अगर निकालना चाहे तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप निकालो, tan 30 डिग्री की लंब और आधार मान के चलते हैं कि ये यहाँ की जो वैल्यू है वो x के बराबर है, तो मैं मान लेता हूँ x। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और यहाँ पे आपका 4x यानी कि x की वैल्यू आप निकालोगे तो 4√3 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो 4√3 है तो वो भी इतना है, जो क्योंकि ये दोनों इक्वल डिवाइड में करता है, तो ये 4√3 है तो ये भी 4√3 होगा। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स जो बड़ा वाला विकर्ण हुआ यानी कि d2 अगर विकर्ण के बारे में बात करें तो क्या होगा, 4 गुने √3 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 गुना है, तो 8√3 हमारा एक विकर्ण ये हो गया। और पहला जो d1 दिया गया था वो ऑलरेडी हमारे पास 8 अवेलेबल था। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए 2 विकर्ण हमारा निकल गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने d1 गुने d2, और ये किसका क्षेत्रफल है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ से 1/2 हम लोगों ने लिखा, d1 क्या है 8, d2 कितना है 8√3। अब यहाँ से आप इसको कटा लो, ये देखो 4 बार में, यानी 8 चौका 32√3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 32√3 देखिए आपका ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, जो कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो चलिए ए और बी उस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। आगे कह रहा है कि बी और सी उसी कार्य को मिलकर के फ्रेंड्स उस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, और सी और ए मिलकर के मिलकर के उस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों का निकाल लेते हैं कि तीनों एक साथ मिलकर के कितना करते हैं। 10, 12, 15 कैल्शियम करोगे तो 60 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 छक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। यानी कह सकते हैं कि अगर वो तीनों एक साथ मिलकर के कार्य करें, ए बी सी तीनों को कराया जाए, तो टोटल वर्क से इनकी इफिशियंसी से डिवाइड किया जाए। टोटल वर्क में टोटल इफिशियंसी यानी कि 6 और 5 11, 11 4 15, ये तो हो गया। और यहाँ से 2 हम लोग करेंगे क्योंकि ये डबल डबल था, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 15 चौका 60 कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये तीनों मिलकर के उस कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चंस में आगे क्या पूछा जा रहा है कि वो अकेले जो है ए कर कितना दिन में करेगा। अकेले ए का निकालना है, तो मैं बोलूँ कि अगर बी और सी की अगर घटा लेते हैं यहाँ से तो निकल जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू वो 8 दिन में करते हैं तीनों मिलकर, और b और c मिलकर के अकेले उस कार्य को 12 दिन में करते थे। तो इन दोनों का फिर से आप निकाल लो, 8 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा 24, 8 3 के 24, 12 दूना 24, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से देखो अगर इसमें से हम टोटल में से इसको घटा लेंगे तो यानी कि बी सी और बी सी घट जाएगा, ए बच जाएगा। तो ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि 24, टोटल वर्क से इनकी इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। कहने का मतलब कि ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24 दिन। ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर देगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बात करते हैं अब रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको मिसिंग नंबर दिख रहा है उसी को निकालना है कि इस सीरीज को कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। अगर आपका राइट आंसर आ गया तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इस सीरीज को अगर आपने फॉलो किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप क्यू कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्यू करो और इसको स्क्वायर करोगे। कहने का मतलब यहाँ पे क्यू करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 5 का क्यू करेंगे तो 125 और इसमें अगर हम ऐड कर देते इसका स्क्वायर यानी कि 36 तो बिल्कुल करेक्ट आपका आ जाएगा 161 के बराबर। ठीक है, तो आपने सीरीज को समझ लिया। यहाँ की 4 का क्यूब करना है और 7 का स्क्वायर करना है। तो यानी कि देख लीजिए 4 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13, 113 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, नीचे वाले का क्यूब ऊपर वाले का स्क्वायर। तो 3 का क्यूब 27 और ऊपर में 2 का स्क्वायर जो कि 4, यानी कि 27 और 4 31, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपास में पश्चिम दिशा दक्षिण के रूप में दिखाया जा रहा है, यानी कुछ त्रुटि है जिस वजह से क्या कर रहा है कि पश्चिम की जो दिशा है वो दक्षिण के रूप में दिखाया जा रहा है। एक व्यक्ति जो है यदि पूर्व की दिशा की ओर जाना चाहते हैं तो वो कंपास के अनुसार उसे किस दिशा में जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं डायरेक्शन आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है और क्या है। देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड हमारा ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड जो होता है वेस्ट होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पश्चिम दिशा जो है वो दक्षिण को डिनोट करता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यह आपका इस तरह से कंपास कर रहा है, यानी कि पश्चिम दिशा जो यहाँ पे आ जा रहा है तो ये आपका इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति यदि पूर्व दिशा की ओर जाना चाहता है, यानी उसको जाना है यहाँ पे, लेकिन ये जाना यहाँ पे था, पूर्व की दिशा इधर जाना था, लेकिन ये फ्रेंड्स क्या रहा है कि ये डायरेक्शन चेंज होकर यहाँ पे आ जा रहा है, ये तो चेंज होकर यहाँ पे हो गया ना। तो अब उसको किधर जाना चाहिए, उसको जाना है जब पूरब में तो वो तो चेंज होकर यहाँ पे आ गया, तो उसको जाना चाहिए नॉर्थ में, तभी तो वो पूरब की तरफ जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर की तरफ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक संबंध आपको बताना है कि यहाँ पे जो एग्जैक्ट संबंध होगा वो क्या होगा। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स कि संगीतकार, गीतकार और व्यापारी, यहाँ पे 3 ठीक है, तो अगर हम इस तरह से भी तो कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से संबंध हो सकते हैं। मान के चलिए कि कोई संगीतकार है तो वह व्यापारी और गीतकार भी हो सकता है, अगर कोई गीतकार है तो वह व्यापारी संगीत भी कर सकता है, यानी तीनों एक दूसरे से मैच हो सकते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं देखें तो ये हमारा पैटर्न बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। ये तीनों एक दूसरे से संबंध रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक को संगीतकार मानो, एक व्यापारिक मानो और एक जो कि गीतकार मानो, तो तीनों एक दूसरे से संबंध हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा राइट आंसर होगा जो कि बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगला यहाँ पे जो दिया गया एक मीनिंग दिए गए, 4 मीनिंग दिए गए और उसको आपको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सजाना है डिक्शनरी के थ्रू। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको पता है कि जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है उसको डिक्शनरी में सबसे पहले रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एम जो सबसे पहले यानी कि थर्ड होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो इसके बाद सी आएगा। ठीक है, सी सबसे पहले आता है तो यहाँ पे 4th हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए जो कि यहाँ पे सी के बाद क्या देख सकते हैं, एफ। ठीक है, एफ बिल्कुल करेक्ट है, एफ हमारा बन सकता है, तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी में आप बिल्कुल करेक्ट मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि जिस तरह से अल्फ़ाबेट में सजाया गया था डिक्शनरी में उसी तरह से हमें करना होता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न दिए गए कि पहला कथन में क्या कह रहा है कि सभी पुरुष कैदी हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि एक पुरुष हो जाते हैं और सभी पुरुष जो है वो सभी पुरुष क्या हैं कि कैदी हैं, इस तरह से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है कि कोई भी कैदी जो है वो शिक्षित नहीं है। तो चलिए शिक्षित नहीं है यानी कि शिक्षित का अलग कोई बन जा रहा हो, तभी तो ये एक दूसरे से नहीं हो रहे। कोई भी जो कैदी हैं वो शिक्षित नहीं, यानी कि इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं निष्कर्ष से। पहला निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी कैदी शिक्षित हैं। तो आप बताओ कि ये कैदी थे और ये शिक्षित है, तो इनमें तो कोई संबंध है ही नहीं, तो पहला तो क्या है कि गलत है, पहला गलत कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि कोई पुरुष शिक्षित नहीं है, कोई भी पुरुष जो है वो ये पुरुष है शिक्षित नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है क्योंकि इनमें दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई भी जो पुरुष है वो शिक्षित नहीं, यानी कि सेकंड सही होला। इसलिए कह सकते हैं कि हमारा निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया फ्रेंड्स कि एक महिला की ओर इशारा या फिर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, क्या कहती है भाई। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, एक लड़की है
और ये इस इधर के इशारा करते हुए एक महिला खड़ी है यहाँ पे, तो ये कहती है इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कि वह जो औरत दी गई यहाँ पे, जो महिला खड़ी है, वह मेरे ससुर, यानी कि इसके जो ससुर हैं, चलिए इसमें मान लेता हूँ ससुर, ठीक है, जो ससुर है, लड़की के ससुर के इकलौते बेटे, यानी कि बच्चे की बात करिए, इकलौते बच्चे, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स इसी के अपने पति के बारे में बात करिए, यानी कि इसका जो हस्बैंड होगा उसी के बारे में बात करिए कि अपने ससुर के इकलौते बच्चे, तो उसका जो एकमात्र जो लड़का होगा इसका पति होगा, ठीक है। बच्चे की माँ है, यानी कहने का मतलब ये जो औरत है इसकी हस्बैंड की ये माँ है, तो हस्बैंड की माँ कौन होगी, इसकी तो सास ही तो होगी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी सास होगी, ठीक है। ऑप्शंस आप ए को टिक कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सास होगी। कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए अगला कह रहा है कि वह महिला उस लड़की से कैसे संबंधित है, वो जो महिला है वो लड़की से कैसे संबंधित है, तो वो इसकी सास लगेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सीरीज दिया गया 125, 66, 146 और हमसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा। आप कोशिश करके देखिए कि क्या आप इसको कर सकते हैं कि नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे किया गया। यहाँ पे 125 का 66 लिखा गया, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि 5 और 2 7 1 8, 8 का स्क्वायर करके 2 अगर हम ऐड करते हैं तो 66 आ जाएगा, 64 और 2 66 होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, यानी 1 4 6 का स्क्वायर करेंगे, कहने का मतलब 4 6 10 और 11 का स्क्वायर 121 होता है, और साथ में इसको 2 जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर में भी हम लोग को 2 जोड़ा था, तो 2 जोड़ देंगे तो 123, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कुल 17 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो इन 17 क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसी तरह की रोजाना मॉक टेस्ट लाता रहता हूँ। और साथ ही साथ हमारा जो SI मॉक टेस्ट चल रहा है उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स 70 मॉक टेस्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ और साथ साथ सभी का PDF भी मैंने अवेलेबल कराया, तो आप उनको सेट लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।